नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जिक्र नेताओं का, शुरुआत तस्वीर से। इस तस्वीर को देखिए, आने वाले वक्त में यूपी की सड़क पे कुछ ऐसा ही नजारा होगा। पीछे जयंत, आगे राहुल, बीच में अखिलेश। साइकिल चल पड़ी है, दौड़ पड़ी है, लेकिन इन सब के साथ वो कौन सा दांव चला गया जिसमें पहली बार मुलायम का धोबी पाठ कहीं पिछड़ गया और राम गोपाल की कहीं ना कहीं चाणक्य नीति जीत गई। गजब का दौर है, वाकई गजब का दौर है। ये नेता आज के हैं, कल के हम कह नहीं सकते। पता नहीं कौन किस रूप में कल किसको अखाड़े में चित करेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा यही नेता, यही हैं आज के। आइए शुरुआत करते हैं इसी बिगुल से। जरा देखिए क्या हंगामा है, क्या शोर है। अभी चुनाव की शुरुआत हुई नहीं है। यूं तो ये रंग चुनाव जीतने के बाद नजर आना चाहिए था, लेकिन समाजवाद का ये नया रंग है। ऐसा रंग जिसमें बेटा जीता है, पिता हारे हैं। ऐसा रंग जिसमें चचा हारे हैं, भतीजा जीता है। ऐसा रंग जिसमें यादववाद हारा है, विकासवाद जीता है। ऐसी सोच जिसमें दागी हारे हैं, सुधरी छवि जीती है। लेकिन ये जीत हार ना तो समाजवाद की जीत है, ना ही सत्ता पाने की जीत। ये रंग बीते 5 बरस की 4.5 मुख्यमंत्रियों की सत्ता के खात्मे का ऐलान है। तो क्या यूपी की सियासत बदलने का ये रंग है, या फिर ये रंग देश की सियासत को नए सिरे से मथने का एक ऐसा रंग है जो गाढ़ा होता चला गया तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। और अगर समाजवादी रंग फीका पड़ा तो जिस रंग से समूचा विपक्ष डरा हुआ है वह यूपी को समेटते हुए 2019 की बिसात भी बिछा देगा। जी, मोदी का जादू 2014 में चला था और यूपी में 15% से वोट बढ़कर 43% तक जा पहुंचे थे। अखिलेश का जादू 2016 में समाजवादियों में चला, परिवार के भीतर चला और 2012 में सीएम बनने वाले उनके अपने समाजवादी पिता और चचा यानी मुलायम शिवपाल हार गए। और मायावती इस उम्मीद को ही जी रही है कि इस बार मुस्लिम उसके साथ आएगा तो यूपी का ताज उसके सिर पर होगा। वह विशेषकर यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को सजग व सचेत करने के लिए ही बुलाई गई, ताकि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस चुनाव में अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तो क्या यूपी का चुनाव इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर जा टिका है? क्योंकि यूपी चुनाव की बिसात अगर गठबंधन के आसरे है तो पहला दाव अखिलेश के पक्ष में जाएगा, यानी अखिलेश के साथ राहुल गांधी और साथ में अजीत सिंह। जीत पक्की। लेकिन बिसात अगर वोट बैंक के हिसाब किताब पर टिकेगी और केंद्र में मुस्लिम वोट बैंक होगा तो दूसरा दाव मायावती के पक्ष में भी जा सकता है, यानी दलित और मुस्लिम दोनों का वोट बैंक पूरी तरह मिल जाए तो मायावती की जीत पक्की। और अगर वोट बढ़ते चले गए तो तीसरा दाव मोदी के पक्ष में जाएगा, यानी बीजेपी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, अति पिछड़ा, दलित, यादव वोट बैंक का बंटना, यानी जीत बीजेपी की। तो यूपी में कौन सा रंग किसे जीत दिलाएगा ये अभी भी किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर वाकई मुलायम शिवपाल हारे हैं तो अगला सवाल यह भी होगा, क्या यदुवंशी अपने इतिहास को बदलकर एक हो जाएंगे या अपनों से ही संघर्ष कर इतिहास दोहराया जाएगा? क्या मुस्लिम महज बीजेपी उम्मीदवार को हराने के लिए वोट देगा, या बीजेपी की सत्ता किसी हाल में ना बने इसे भी देखेगा? क्या बीजेपी महज वोट बैंक की जोड़ तोड़ को समझेगी या मोदी के जादू से निकलने वाली किसी लहर का इंतजार करेगी? ये ऐसे सवाल हैं जो अखिलेश की जीत के साथ तमाम तरीके से ढोल नगाड़े बजते हुए फिलहाल परिवार के भीतर तो सुने जा सकते हैं, लेकिन यूपी की जमीन पर बिल्कुल नहीं। तो फिर जीत का जश्न यूपी की जीत में तब्दील होगा कैसे? ये सवाल इसलिए बड़ा क्योंकि अखिलेश मुलायम के परिवार से निकले समाजवाद में जीते हैं और यूपी अभी भी उस समाजवाद का इंतजार कर रहा है जिसे लोहिया ने देखा था। और मुलायम ने लोहिया के समाजवाद को ही अपने परिवार में कुछ इस तरीके से समेट दिया कि अखाड़े से निकले पहलवान ने समाजवादी पार्टी को परिवार का अखाड़ा बना दिया। और अखाड़े में दांव लगाने वाले मुलायम अपने ही चचेरे भाई राम गोपाल की चाणक्य नीति से हार गए। तो इंतजार कीजिए अब मुलायम के इस दांव का, जो पहली बार सीएम बनने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने ही दिखाया था। देख लीजिए जरा। या फिर अब ये दांव फीका पड़ चला है और जीत मिल गई। अभी जीत हार का खेल तो यूपी की बिसात पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब भी है और पंजाब को लेकर भी
फिर वही सवाल, नेता यही हैं आज के। इस अंदाज को भी देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ये धारा जा कहां रही है। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर फायर बॉम्बिंग की। कितना गिरेगी ये सरकार? अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। एक फिलॉसफी, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी कहती है डरो मत, और दूसरी फिलॉसफी कहती है डरो और डराओ। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक घंटे की पाठशाला ली हमारे प्रधानमंत्री जी से। सर, आई एम रेडी टू वर्क अंडर एनीबडी दैट द कांग्रेस हाई कमांड सजेस्ट। आई एम अ सोल्जर आउट देयर टू फाइट। हमारे पास दूल्हा भी है और बारात भी है, और दूसरी तरफ आगे आगे मनमोहन सिंह, पीछे चोरों की बारात है। नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की मिठाई विजय माल्या को दी। मोदी साहब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और मनमोहन सिंह जी इस देश को सोनिया की चिड़िया बनाना चाहते हैं, सोनिया की चिड़िया। आपका अकेला 2G घोटाला 7 रेस कोर्स रोड पर से 1 लिख करके शुरू कीजिए और लिखते लिखते आगे बढ़िए, आखिरी 10 जतपन जाकर के पहुंचेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, उसी तरह नरेंद्र भाई मोदी की ताकत को हिंदुस्तान में कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। अगर लालू जी नीतीश जी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या यार हम नहीं हो सकते? भाई क्या चक्कर कर रहे हो यार तुम? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। क्या कहें, चकरगिन्नी की तरह घूम जाइएगा, राजनेताओं की इन बातों को सुनिएगा, लेकिन देखिए किस अंदाज में देश के भीतर सियासत बढ़ चली है। टकराव है, हिंसा है, कानून अपना काम करेगा, ये नारा भी है, और इन सब के बीच रिपोर्ट देखिए। सत्ता का ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ है। ना कोई धारा, ना कोई विचारधारा। ईमान की बात हर जहन में बेईमान हर दूसरा, और संवैधानिक संस्थाओं का खुला इस्तेमाल। सिद्धू कल तक मोदी का गुणगान करते रहे, अब राहुल गांधी का गुणगान करेंगे। ममता बनर्जी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर सीबीआई ने हाथ डाला और जेल भेजा, तो ममता ने बंगाल बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजुमदार के घोटालों की पोटली खोल दी, पुलिस कस्टडी में पहुंचा दिया। सीबीआई ने सीशोर ग्रुप चिटफंड घोटाले में नवीन पटनायक की तरफ देखना ही शुरू किया, तो उड़ीसा पुलिस ने मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बड़े भाई सौमेंद्र प्रधान की गैस एजेंसी पर छापा मार दिया। तो क्या पहली बार कानून अपना काम कर रही है, या कानून के नाम पर सत्ता टकराने का खुला खेल देश में शुरू हो चुका है? तो वहीं उड़ीसा में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये लड़ाई जारी है, जिसमें भले ही सीशोर चिटफंड मामले में कई आला नेताओं के नाम आ रहे हों, तो वहीं राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है छापेमारी का दौर, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के परिजनों के घर और दफ्तर पर भी छापेमारी जारी है। तो क्या सत्ता के लिए यह टकराव है, या ये टकराव की राजनीति की शुरुआत है? क्योंकि हर सरकार का कहना सिर्फ इतना ही है, कानून अपना काम कर रहा है, और अपने भाई के फंसने पर पेट्रोलियम मंत्री भी कहने से नहीं चुके, कोई कानून से ऊपर नहीं है। तो क्या वाकई देश में कानून अपना काम करता है, या कानून को जब सत्ता के लिए काम करना है तो सत्ता पाने के लिए हर कानून, हर अपराध ताक पर क्यों ना रखा जाए? मसलन चुनाव के जरिए ही सत्ता मिलनी है, तो चुनाव जीतने के लिए अपराधी को टिकट देकर चुनाव जीतने की मंशा पालना गलत कहां है?
क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट ही बताती है कि ईमानदारी पर अपराधी उम्मीदवार भारी पड़ता है। भ्रष्ट और किसी भी तरह का दागी शख्स राजनीति के लिए सबसे बेहतर हो जाता है। और असर इसी का कि बीजेपी को मायावती दागी लगी, लेकिन बरसों बरस मायावती के साथ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ईमानदार लगे। कांग्रेस को समाजवादी गुंडों वाली पार्टी लगती रही, लेकिन सत्ता के लिए साथ जाने के लिए डील हो चुकी है। और दागी और साफगोई के लिए लड़ते दिखते बाप बेटे यानी मुलायम अखिलेश दोनों को अतीक अहमद पसंद है। और अतीक अहमद के खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस के अभिजीत सिंह सांगा अब बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लगा शायद कांग्रेस गुंडों के साथ है और कल तक सांप्रदायिक बीजेपी अब उनकी हो गई। नहीं, अतीक अहमद को लेकर के बिल्कुल मुद्दा बनाया है कि आज हमारे कानपुर में जो एक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह के लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर कानपुर की जनता उनको नकारने का काम करेगी। तो सत्ता के लिए ना तो राजनीतिक दल, ना ही नेता और ना ही कोई धारा, ना विचारधारा मायने रखती है। सिर्फ सत्ता मायने रखती है। और इसकी जीती जागती मिसाल तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद ही है, जहां दागी सांसद लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से लड़े। मसलन 2004 में 128 सांसद दागी थे, 2009 में 162 सांसद दागी हो गए और 2014 यानी इस बार के चुनाव में दागियों की तादाद 182 पहुंच गई। तो किन हालातों में कौन सी सत्ता और लोकतंत्र का कौन सा मंदिर किस रूप में कहेगा कि कानून अपना काम करता है, या फिर हर कोई कहेगा कानून सत्ता के लिए अपना काम भी करती है और दूसरों का काम तमाम भी करती है। लेकिन ये ऐसे नेताओं का दौर है जहां पर सत्ता किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। इस बात का जिक्र और कहीं नहीं एक रिसर्च पेपर के जरिए सामने आया, यह भी देख लीजिए। तो देश के नेताओं का सच यही है जो आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सब जगह दागियों की भरमार, यानी सांसद से लेकर विधानसभा तक में जिन लोगों के कंधे पर कानून बनाने की जिम्मेदारी, वह खुद कानून की गिरफ्त में कब जाएं कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजनीति में दाग शायद अच्छे होते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को ना तो दागदार उम्मीदवारों से परहेज, ना दागदार विधायकों को मंत्री बनाने से परहेज। लेकिन अगर पीएम के संसद में कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ेगा कैसे? सवाल यह भी है। ये ऐसा जैसे सत्ता हर दाग के साथ मिलती है तो सत्ता के लिए दाग चस्पा कर ईमानदारी का राग गाया जाए, वह बेहतर है, क्योंकि बिना सत्ता तो दाग का सवाल उठाना भी बेमानी लगेगा। मसलन राहुल गांधी को सुन लीजिए। नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। तो असर किसका होगा या कहें क्यों होगा? और इसी सच को पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट मिलन वैष्णव ने अपनी किताब व्हेन क्राइम पेज में पकड़ा है। रिसर्च में यही बात उभरी कि 18% आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं, जबकि महज 6% साफ सुथरे प्रत्याशी चुनाव जीत पाते हैं। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक भले आपराधिक केसों में फंसे हों, लेकिन कोई उन्हें बड़ा पद देने से नहीं चूकता और किसी पार्टी को गले लगाने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं। अपराधी नुमाइंदे जिस तेजी से करोड़पति या अरबपति होते हैं वह किसी भी इकोनॉमी में असंभव होता है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी में सब कुछ सहज हो जाता है। मसलन सत्ता मिलने के बाद 72% नेता करोड़पति हो जाते हैं, 90% दागी नेता सत्ता मिलते ही करोड़पति हो जाते हैं। तो क्या इकोनॉमी के इस दौर में जब नोटबंदी के जरिए बार बार प्रधानमंत्री तक ने जिक्र किया कि इससे करप्शन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ब्लैक मार्केटियर्स रुक जाएंगे, तो क्या यह सब बेअसर है? काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो। जी कहा गया, लेकिन करप्शन खत्म होगा कैसे जब देश में सत्ताधारियों के अपने अपने धंधे भी हैं? क्योंकि कमोवेश हर राजनीतिक दल में ऐसे नेताओं की फौज है जो एक तरफ जनसेवा, दूसरी तरफ अपना बिजनेस, और बिजनेस को खूब लाभ पहुंचाते हैं। आलम तो यह है कि संसद में ही 253 सांसदों के अपने अलग धंधे हैं। देश भर में 34% चुने हुए नुमाइंदों के अपने धंधे हैं, यानी 3 लाख नुमाइंदों में से देश में 1 लाख से ज्यादा चुने हुए नेताओं के अपने अपने धंधे हैं। और औसतन 200% से ज्यादा आय हर चुने हुए नुमाइंदे की सत्ता में आने के बाद बढ़ जाती है।
तो क्या ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर भी नजर रखी जाए कि कितने करोड़पति हैं, कितने दागी हैं, कितने अपराधी हैं, क्योंकि उनकी तादाद तो बढ़ेगी ही। क्योंकि मौजूदा वक्त में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 403 में से 189 विधायक दागी हैं, तो पंजाब में 170। ये स्थिति अगर देश के भीतर, और ये सवाल है, ये वाकई नेता आज के हैं, लेकिन हमको लगता है बार बार कि इन स्थितियों में देश की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, ये समझना चाहिए। तो जीएसटी 3 महीने बढ़ गया। 1 अप्रैल की जगह अब 1 जुलाई नई तारीख है। स्टार्टअप की हवा बरस भर में निकल पड़ी। साल भर में 20% की कमी आ गई और अपनी ही रकम निकालने की राशनिंग 4,500 से बढ़ाकर 10,000 कुछ इस तरह कर दी गई जैसे रकम अपनी नहीं बल्कि भीख की हो। तो क्या इकोनॉमी का ये रास्ता डराने वाला है या फिर खुली इकोनॉमी के दिन लग चुके हैं? अब देश को राशनिंग से ही चलना होगा और जीएसटी को राजनीति के मिजाज से। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर लौटिए उत्तर प्रदेश की उस सियासत में जहां बेटा जीता है, बाप हारा है, या बाप की बिसात पर बेटा चल निकला है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हमने पता किया उन जगहों पर वह लोग क्या सोचते हैं जो गढ़ है मुलायम सिंह यादव का। नेताजी को दोनों हाथ से उसको आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि नेताजी उनके पिता हैं और हम लोगों के आराध भी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बस इतना ही करना चाहिए कि उनके पुत्र हैं, बस अपने बेटे को मनोबल बढ़ाना चाहिए, दोनों हाथों से आशीर्वाद देना चाहिए। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव को खुश होना चाहिए कि उनका लायक बेटा उनकी विरासत को जनमत के आधार पर संभाल लिया है, तो उसको आशीर्वाद दें। माननीय नेताजी हमारे समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक बन के रहेंगे और वो जैसे हमेशा सबके गार्जियन के रूप में रहे उसी तरह हम लोग के साथ रहेंगे और इस बार विधानसभा के चुनाव में प्रचार भी करेंगे। ये करना चाहिए, अपने संरक्षण की भूमिका, संरक्षक की भूमिका अखिलेश जी को देनी चाहिए, क्योंकि नेताजी अखिलेश जी को कन्नौज से सांसद बनाया। फैसला तो सही आया, मतलब इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया तो फैसला तो सही है। नेताजी को हम लोग युवाओं का साथ देना चाहिए। हम सबकी तो मंशा ये है कि नेताजी को अपने बेटे को पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद दें, जो अपने मुख्यमंत्री बने। नेताजी को अखिलेश के साथ हो जाना चाहिए और अखिलेश जी को भी नेताजी को मना के उनको अपने साथ ले आना चाहिए। जो चुनाव आयोग का निर्णय है वही मान होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये, पुत्र तो है ही उनका, माननीय मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकारी भी है, तो इस लिहाज से नेताजी को भी थोड़ा सा नरम होके और अखिलेश जी को आशीर्वाद देना चाहिए।